नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल इंडिया का वक्त हो चुका है। मेरा नाम है अंकित त्यागी और आज बात कर रहे हैं सुबह से एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के अंदर जो हलचल हुई, जो बवाल हुआ, उसकी बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी, जो डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, माना जाता है 10 जनपद के काफी करीबी रहे हैं, उनके बेटे अनिल एंटनी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। बीबीसी की नरेंद्र मोदी के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री है, उसको लेकर कई जगह अलग अलग विवाद चल रहे हैं। छात्र चाह रहे हैं कि उसको देखने दिया जाए। उसी डॉक्यूमेंट्री पर जो विवाद है, उसके चलते अनिल एंटनी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। उन्होंने एक ट्वीट करा था, जिसको लेकर उन्होंने आज कहा कि मेरे ट्वीट को डिलीट कराने के लिए असहिष्णुता के साथ दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने ऐसा करने से इनकार किया तो उनके ऊपर लोगों ने, कांग्रेस के ही अंदर से लोगों ने दबाव बनाया। जो लोग मोहब्बत की यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, अनिल एंटनी ने कहा, वो फेसबुक पर किस तरीके से नफरत और गालियां मेरे ऊपर, मेरी वॉल पर लिख रहे हैं, इसी का नाम पाखंड है। काफी गुस्से भरा एक उन्होंने अपनी चिट्ठी ट्वीट की और कांग्रेस पार्टी से अपना नाता तोड़ दिया। उसके बाद कांग्रेस में काफी बवाल भी हुआ, क्योंकि ए.के. एंटनी दिग्गज नेता है और अनिल एंटनी वैसे राजनीति में बहुत सक्रिय नहीं है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन भी करी थी, मीडिया सेल के, वहां पर केरला में उनको पद भी दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से जो डिबेट है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर, इस पर राहुल गांधी अपनी बात कह चुके हैं और उसके साथ साथ उसका प्रतिक्रिया, इतनी स्ट्रांग प्रतिक्रिया आई और एक दिग्गज के बेटे ने जिस तरीके से कांग्रेस छोड़ी है, उससे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। तो सबसे पहले इन सभी सवालों को लेकर सीधे लाइव और एक्सक्लूसिव चलते हैं अनिल एंटनी के पास। ए.के. एंटनी जी के सुपुत्र हैं, सुबह तक कांग्रेस पार्टी में होते थे, अब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है। अनिल एंटनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एनडीटीवी से बात करने के लिए। मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहता हूं कि आज मैं देख रहा था आपकी जो रेजिग्नेशन लेटर आपने लिखा है, काफी तल्खी भरा, काफी नाराजगी भरा रेजिग्नेशन लेटर है आपका। क्यों आपको इतने सख्त शब्दों में अपने रेजिग्नेशन लिखने की आवश्यकता पड़ गई और आपने रिजाइन क्यों किया? कारण बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैं एक चिट्ठी लिखा था, आज इस्तीफा दी और कल मैं एक ट्वीट भी किया है। So I'll just explain why things happen. Like, end of the day, everything is very self-explanatory. Yesterday I made a tweet. I've been working in this party just for a short while and I'm a hardcore believer of the party's beliefs, party's policies, party's ethos. And yesterday morning I made a tweet, and personally I feel that that tweet is nothing against anything the Congress party stands for in any manner. But I was raising some certain points which I believe is for the broader national interest of this country. But sadly, some people got very riled by it and wanted me to delete it, correct it, and I don't think that that was the right thing to do. So I actually decided that I will not do it, because I personally believe that whatever I'm doing is based on my own convictions. But then the last 15 to 18, like from yesterday evening, it's even continuing, where across my Facebook walls, across my tweets, across my WhatsApp messages, text messages, I am getting so many of these hateful messages, so many of these threats, and so many of these, let's say, obscenities, etc., just because somebody didn't like a tweet, which I personally am absolutely convinced that I did is aligned to the broader interest of the country. And I feel that this is a toxic environment where somebody like me will not be very happy working with, and I have a very thriving professional life and I'll be just happy with that, and I think I should move on, and that is what I am doing. मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अनिल एंटनी साहब हिंदी में बहुत अच्छा, उनकी हिंदी बहुत मुखर नहीं है, इस वजह से अंग्रेजी का सहारा ले रहे हैं। कोशिश करेंगे उसको पैराफ्रेज भी करते रहे, हम चला भी रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। अनिल जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं, राहुल गांधी ने अभी इस पर सवाल पूछा गया था बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के ऊपर, उस पर उन्होंने कहा था कि सच घूम फिर के सामने आ ही जाता है। कांग्रेस पार्टी जो बैन की जो एक बात हो रही है, जो अघोषित बैन की इस डॉक्यूमेंट्री पर बात है, उसके खिलाफ खड़ी हुई है। तो कांग्रेस, आपने कहा कि ये जो ट्वीट में भी आपने लिखा था कि जो लोग एक विदेशी ताकतें हैं, बीबीसी अपने देश की बात करती है, अपनी पोजीशन की बात आगे रखती है, तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो इस पे स्टैंड है वो क्या देश के खिलाफ है? See, these are different issues. So first of all, like, I am very happy and proud of the fact that we are the world's largest as well as one of the oldest democracies. And in a democracy,
cannot function without freedom of speech and freedom of expression. So we are, an end of the day, like I am not for the banning or blocking of any screening of any film, any documentary, any book, any show, etc. Because we are a free country, and a free country shouldn't have any of these kind of restrictions. Ji. But I also feel that end of the day we should be cautious about certain things, and those are the cautions which I actually mentioned in that tweet yesterday. Where one of the cautions, like end of the day, this is a documentary. So end of the day, BBC is also a reputed channel. But at the same time, let's say this particular documentary, the people behind it are the same people who are the masterminds behind the Iraq war also. Okay. And when these kind of people, like Iraq war is also an incident which is one of the dark chapters in our modern human history itself, where lakhs of people were dead and millions of people were actually displaced. And when people like that are actually doing a project and bringing into this country, obviously we should be, let's say, cautious about that. And the second thing is, let's say, it is again my core fundamental belief that end of the day we all may have difference in opinion about our politics. We will have difference of opinion in policies, but end of the day partisan politics shouldn't come above national interest, and especially when it comes to core national interests like sovereignty, security or strategic affairs. And sadly, I do feel that sometimes that is where things are heading to, and I just had a word of caution in the most mildest of words, and I don't think I have done anything wrong in doing that. राइट, यू डोंट बिलीव दैट आपने कुछ गलत किया, जैसे आप बता रहे थे आप बैनिंग किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ हैं, लेकिन जो लोग इस डॉक्यूमेंट्री के पीछे हैं उन देखना यह भी चाहिए कि किस तरीके से उन पोजीशन ली जा रही है। राहुल गांधी की जो पूरी यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जम्मू कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा है, वहां पर टॉलरेंस की बात हो रही है। आपको लगता है कि जिस तरीके का व्यवहार आपके साथ हुआ, आपने भी उसको लिखा कि इनटॉलरेंट व्यवहार है, कहीं ना कहीं एक डबल फेस दिखाता है, एक डाइकोटमी है दोनों के बीच में, जो भारत जोड़ो यात्रा कह रही है और जो आपके साथ हुआ? See, end of the day, I have the highest of regards for Mr. Rahul Gandhi and whatever he is trying to accomplish right now by walking from Kanyakumari to Kashmir, trying to unite this country, spreading this message of love, spreading this message of unity. And I feel sad for him because of the people he has surrounded himself with and the kind of people who are actually trying to get this to the ground, because these are all some of the people who are most filled with hate and venom and vile. And these are some of the people who stand for absolutely nothing he is actually trying to accomplish in this country. And with this kind of people, I don't think things will reach anywhere. आपने अपनी चिट्ठी में भी लिखा कि कांग्रेस पार्टी में कोर्टरी है, बंच ऑफ साइकोफेंट्स, चमचाज। अभी भी आप यही बात कह रहे हैं? कौन है ये लोग जो राहुल गांधी के आसपास है, जिनको आप बंच ऑफ साइकोफेंट्स, कोर्टरी, चमचाज कह रहे हैं? See, I don't want to create personal grudges by naming people or shaming people, etc. Like it was addressed to certain people, and whoever I addressed it to, I am sure they know exactly what I am talking about and who I am talking about. I am sure that they also know that this is what it is, and I would like to leave it as it is. जैसे ही आपने ये रेजिग्नेशन लेटर ट्वीट किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खास तौर से जो कांग्रेस से गए हुए लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर इस ट्वीट को का सहारा लिया, आपके रेजिग्नेशन का सहारा लिया और कांग्रेस पार्टी के ऊपर निशाना साधा। क्या ये कहीं ना कहीं संकेत है बीजेपी में जो आपको समर्थन मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आपके समर्थन में खड़े हुए हैं, इन योर सपोर्ट, उसको आप कैसे देखते हैं? See, at this moment, like, I am not firing for end of the day, like I said, like we have like end of the day, even as far as this documentary is concerned, me and the BJP actually have differences. I am not for the banning or blocking of any of these documentaries. It is something else which was my core issue. And end of the day, me and the BJP are also people who actually have a lot of differences. We have fundamental differences, and that is what it is. So end of the day, just because we agree on something, which is, let's say, on something which I believe that 99% of this country actually should agree on, and that is that partisan politics shouldn't come around above national interest. I don't think we agree on a lot of things too. कांग्रेस से आपने अपना नाता छोड़ दिया है, क्या किसी और पार्टी की तरफ आप रुख कर रहे हैं? किसी और पॉलिटिकल पार्टी में या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आपका फ्यूचर है? It is safe to say that at this moment I am not thinking of any political outlet. I am actually just focusing on my own professional work, my work in technology, cyber security, etc. because I think that is my passion, that is my main interest, that is my expertise, and I would like to stick on to that for this moment. आपके पिता ए के एंटनी साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं,
डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, काफ़ी और उन्होंने मिनिस्ट्रियल कैपेसिटी में काम किया है, बड़ी पोजीशंस उन्होंने हासिल की है कांग्रेस पार्टी में, काफ़ी उन्हें 10 जनपद के भी क्लोज माना जाता है। आपको लगता है कि आपने अपने पिता को एक मुश्किल स्पॉट में डाल दिया है, कहीं ना कहीं थोड़ा उन्हें एम्बैरेस कर दिया है इस रेजिग्नेशन लेटर से? I don't think so at all. Like, end of the day, my father is working for the Congress party from 1958-59 onwards. It's a lot of time. Like, he has retired from parliamentary politics. He has head back to Kerala. He is living a semi-retired life without much interest in national nor any state politics. And end of the day, the one thing, like me and my dad, we agree and disagree on a lot of things. But the one thing he has taught me, which I agree with, is end of the day, whatever decision you make it based on your own convictions and your own conscience, and that is what I did. And maybe he may not agree with my decision, but the decision making process I am sure he will resonate with and he may understand it. Right. आपके पिता ने एक रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी को दी थी 2014 में, उसके बाद कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान भी दिया कि कांग्रेस पार्टी को अगर आगे चलना है तो उन्हें हिंदुओं के सपोर्ट की, मेजॉरिटी पार्टी के सपोर्ट की आवश्यकता होगी। कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक माइनॉरिटी अपीजमेंट वाली पार्टी के तौर पर देखा जाता है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? See, I think it is high time that we actually let this discourse actually go behind all these religions, etc., because there are other issues in this country. And the Congress party I believed in, and the Congress party I know, is a truly secular outfit that doesn't differentiate between any minorities and majorities, etc., and we are actually focusing on broader national interest. And I am fairly sure that that is what my father also meant in his report, and whatever he has written in the report, I 110% agree with it. शशि थरूर के बारे में आपने अपनी चिट्ठी में लिखा कि उनका आपको बहुत सहयोग मिलता रहा जब से आप इस पार्टी में आए हैं। उनसे आपकी कुछ बात हुई? किसी ने आपको मनाने की कोशिश की, कुछ समझाने की कोशिश की? No, sadly, like things, the last 24 hours, things has been going at a very fast pace, and I sadly haven't had any time to speak to him nor have any chat with him. But I'm fairly sure that one of these days I will have. I'm sure I will. Like in the last many years, even before I started in politics, like I always used to run my opinions through him on many things. He's one of my mentors and one of my best well-wishers. And definitely I will ask for his advice, but at this moment I haven't interacted with him also. क्या आपके पिता से आपकी कोई बातचीत हुई? उन्होंने आपको कुछ कहा इस बारे में? Again, I haven't had a chat with him also after these incidents. Again, he is right now in one of the villages in Kerala attending a family function, and right now this is not the opportune time, but I am fairly sure that at some point we will have a conversation on this. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मिस्टर अनिल एंटनी फॉर स्पीकिंग टू अस, हमसे बात करने के लिए, और आपको शुभकामनाएं फ्यूचर में आप जिस तरीके से भी अपना पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो आपने सुना, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं अंग्रेजी में, वो यही बात बता रहे थे कि कांग्रेस में असहिष्णुता है और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है उसमें उनके ऊपर दबाव बनाया गया इस ट्वीट को हटाने के लिए, और इसी की वजह से इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ है। कह रहे हैं राहुल गांधी के लिए उनके पास बहुत इज्जत है, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि राहुल गांधी के आसपास कुछ चमचे हैं, उनकी वजह से राहुल गांधी तक सही ओपिनियन, सही बात पहुंच नहीं पाती है। ऐसा अनिल एंटनी का कहना है। अपने पिता से उनकी कोई बात नहीं हुई है। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था अनिल एंटनी का। इस पर और चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ राशिद किदवई साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केवी प्रसाद साहब भी जुड़ रहे हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। राशिद जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। एक तरफ जब कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, चाहे वो दिग्विजय सिंह का बयान हो, और अब अनिल एंटनी ने जिस तरीके से एक ये आज धमाकेदार रेजिग्नेशन दिया, उसमें कई सारे उन्होंने आरोप भी लगाए। फोकस जो है वो कांग्रेस के अंदर के लोग ही उससे हटा रहे हैं। इसका इंपैक्ट आप कैसे देखते हैं? अंकित, देखिए, मुझे नहीं लगता ये यहाँ कोई बड़ा मामला विचारधारा से जुड़ा हुआ है या कोई गंभीर मसला है। दरअसल कांग्रेस में, और हमारे मित्र केवी प्रसाद साहब यहाँ हैं, वो भी इस बात के ऊपर अपना मत देंगे कि कांग्रेस में बहुत बार ऐसा होता है, और अब खासतौर से नजर आने वाला है कि सीधे हाथ को पता नहीं होता कि उल्टा हाथ क्या कर रहा है। दरअसल हमने पिछले कई महीनों से देखा है, जब से कांग्रेस विपक्ष में आई है, कि जो सोशल मीडिया है अंकित, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। देखिए, कुछ पार्टियां हमारे देश में विचारधाराओं से जुड़ी भी होती हैं, जैसे वाम दल है, भाजपा को भी ऐसा कहा जा सकता है, कुछ क्षेत्रीय दल भी है, और कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जिनका एक लिबरल एटीट्यूड होता है। जैसे कांग्रेस में हमने देखा कि वहां बहुत से मामलों पे एक से ज्यादा मत होते हैं, फिर एक पार्टी की लाइन होती है, फिर उसमें अनुशासन की एक छोटे से लक्ष्मण रेखा आती है, और उसका पालन लोग करते हैं।
लेकिन यहाँ तो कोई अनुशासन की लक्ष्मण रेखा तो कुछ क्रॉस हुई नहीं, और एक तरीके से अघोषित रूप से कहा गया कि आप अपना ट्वीट डिलीट कर ले, ये कर ले। ये तमाम बातें हैं जो मुझे लगता है आपत्तिजनक है। और ये बात तो देखिए, वो जो शिकायत कर रहे थे अनिल एंटोनी, वो सारी राहुल गांधी और उनके साथियों का कर रहे थे या उनकी टीम का। बात यह है कि खड़गे जी जो है कांग्रेस अध्यक्ष है, तो कितना विरोधाभास है कि पार्टी अध्यक्ष जो है वो बिल्कुल मतलब या तो मासूम है या अनजान है, और दोनों ही तरीके जो है वो राजनीतिक रूप से बहुत ही हास्यप्रद है। बिल्कुल। केवी प्रसाद जी, क्या ये कहीं ना कहीं, जैसे राशिद साहब कह रहे हैं, कि ये कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष तो बन गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, चुनाव के बाद अध्यक्ष बने हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जैसे अनिल एंटनी की सारी शिकायत राहुल गांधी और उनके आसपास के लोगों की है, पावर सेंटर अभी भी राहुल गांधी ही बने हुए हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है और किसी को भी होनी भी नहीं चाहिए थी कि राहुल गांधी चाहे कोई पद है या नहीं है, उनका अपना कांग्रेस पार्टी में एक वर्चस्व है और रहेगा। मतलब वो, उनको पद की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। और पिछले 10 साल इनके छोड़ दीजिएगा, जब 10 साल 2004 और 14 के बीच वो पार्टी के अंदर थे, सक्रिय थे और सरकार में नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर लोगों का दबाव भी था और उनके ऊपर अपेक्षाएं थी लोगों की। तो राहुल गांधी केंद्र बिंदु रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। खड़गे साहब को एक जिम्मा दिया गया पार्टी की तरफ से, और उसमें परिवार की तरफ से भी उनके ऊपर एक तरह से हाथ है कि भाई आप अपना काम चलाइए। और राहुल गांधी ने खुद इस तरह के बयान भी दिए हैं कि खड़गे जी अध्यक्ष हैं, वो पार्टी के लिए निर्णय करेंगे। सवाल तो ये है कि इस पूरे मुद्दे में अनिल एंटनी के मुद्दे में इसको उलझाना मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा उचित नहीं होगा। उसकी वजह एक है कि अनिल एंटनी जो भी किया, अपनी निजी राय रखी उन्होंने एक। और जैसे राशिद एक बात कह रहे थे, देखिए आजकल मेरा मानना है सोशल मीडिया जो है एक ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशंस को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ले आता है। दो दोस्तों के बीच वार्तालाप होती है या एक समुदाय, एक आपस में 4 दोस्त बैठ के कुछ बात जो करते थे, वो आपस में हम वार्तालाप में उसको पब्लिक कर रहे हैं और उसमें तमाम सारे लोग जुड़ जाए। वो आपको जानते हैं नहीं जानते, हर वे अपनी प्रक्रिया और अपनी राय देने शुरू हो जाते हैं। तो उसको आप कैसे स्वीकारते हैं नकारते हैं, ये आपके हाथ में, पहली बात। दूसरी बात ये, अनिल एंटनी को कहने से पहले अगर देखना चाहिए था कि मैं ये पार्टी के हित में है, पार्टी के रूप में, पार्टी के लाइन से बाहर है, ये उनको खुद देखना चाहिए था इसमें। राशिद जी, ये जो जैसे कि आप दोनों ये बात कह रहे थे कि इनडिसिप्लिन इसमें नहीं दिखा, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा का थीम टॉलरेंस है, वो कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोल ले आए हैं, क्या कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि ये कम से कम बीजेपी और बाकी पार्टियों को एक मौका भी मिल गया है इसको उठाकर राहुल गांधी की यात्रा पे हमला करने का, कि देखिए आप कुछ और बाहर कहते हैं, दोहरी राजनीति करते हैं, अपनी पार्टी के अंदर ही आप डेमोक्रेसी और टॉलरेंस की बात नहीं करते। जी देखिए, बिल्कुल ये आपने बड़ा उचित प्रश्न पूछा है, और यही इसी तरीके से मैं कह रहा हूं ना कि एक परसेप्शन की बात है। जो राहुल गांधी जिस परसेप्शन को अपने बारे में या राजनीतिक दल के बारे में, वो परसेप्शन अलग करके एक अच्छी और साफ सुथरी छवि बना रहे थे, जनता के बीच में अपना असर छोड़ रहे थे, वो बातों को, इस सब चीजों से बड़ा धक्का पहुंचा है। और मुझे लगता है कि अभी राहुल गांधी के या जो बाकी जो कांग्रेस के जो बड़े हम दिग्गज कहते हैं, उनके संज्ञान में ये बात नहीं आई है और कोई करेक्टिव। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें खड़गे जी को या उनके जो लोग हैं उनको फौरन, जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उन्हें उसका संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, कांग्रेस में बड़ी बड़ी बातें हुई है। जो हम ए.के. एंटोनी की बात कर रहे हैं, जो अनिल एंटोनी के पिता है, मैं सिर्फ छोटी सी बात बताऊं कि जो 1999 में विदेशी मूल के मामले पे जो सोनिया गांधी को डायरेक्ट चुनौती शरद पवार, संगमा और तारिक अनवर ने दी थी, उस समय उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था तीनों को। और ए.के. एंटोनी ने उस समय अपना एक नोट ऑफ डिसेंट लिखा, मतलब उसमें प्रोटेस्ट किया कि नहीं, पवार को पार्टी से नहीं निकालना चाहिए। और उस समय जब सोनिया गांधी की खुद एक व्यक्तिगत बात थी और एक पूरे पार्टी का जो वकार का, प्रतिष्ठा का मामला था, उस समय ए.के. एंटोनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ए.के. एंटोनी ने अनगिनत बार जो ये कहा कि कांग्रेस को सेफ्टराइजेशन का शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, जबकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के आप जानते हैं मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भी बने बाद में। तमाम चीजों का ए.के. एंटोनी का अलग मत रहा। आज उनके बेटे के साथ एक तरीके की बदसलूकी हो रही है, बेटे की अपनी कमियां होंगी। मेरा कहने का मतलब ये कि कांग्रेस में क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम का अभाव है, और वो जो राहुल गांधी का जो भी यात्रा से जो उद्देश्य है, उसके ऊपर पानी फेर रहा है।
रिड्रेसल सिस्टम शायद कांग्रेस के अंदर इतने मजबूत नहीं है कि ये सारी चीजें कांग्रेस के अंदर उठाई जा सकें, इस वजह से ऐसा लगता है कि एकदम गुस्सा फूट पड़ा और बाकी पॉलिटिकल पार्टियां लगती हैं कि वो बड़े डिसिप्लिन्ड हैं इसमें। लेकिन प्रसाद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर खास तौर से इसी पे बात करते हुए, क्या कहीं चूक हुई है कांग्रेस पार्टी से इस पे अपनी लाइन और लेंथ को तय करने में? देखिए जी, अब पार्टी ने इस पे कोई टिप्पणी उस तरह से की हो कि ये राहुल गांधी ने अपनी बात की, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे हैं। कांग्रेस का अधिकृत बयान अगर कोई आता है, या तो उसके प्रवक्ता देते हैं या प्रवक्ता जब देते हैं तो मान के चलते हैं कि पार्टी की लाइन कांग्रेस के अध्यक्ष और तमाम सारे जो बड़े लीडर हैं उनके बीच में कोई वार्तालाप होने के बाद कोई इस तरह की बात निकली है, या अपने विवेक से एक पार्टी की जो समझ भूल जाए करके, तो उस तरह का बयान देख राहुल गांधी ने अपनी बात रखी, तमाम सारे कांग्रेस में लोगों ने अपनी बात रखी। मेरा इसमें एक कहना और है, अनिल एंटनी ने जो राय रखी, अगर अनिल एंटनी साहब के बेटे नहीं होते, एक ऑर्डिनरी कार्यकर्ता जैसे वे हैं कांग्रेस पार्टी में, क्या उनकी राय को इतना महत्व दिया जाता? नहीं दिया जाता पार्टी के अंदर। वो चूंकि एंटनी साहब से जुड़े हुए एक कदावर नेता के बेटे हैं, तो उनके लिए अलग सलूके से देखा जाता है जी। अनिल एंटनी के अपना विचार है, उन्होंने रखा है। पार्टी में अगर पार्टी को इसमें कुछ लग रहा है तो पार्टी या तो उनको शो कॉज नोटिस इशू करे कि भाई आपने ये कैसे बयान दे दिया। ऐसा तो अभी तक सामने नहीं आया, और शायद यही रशीद भी इस चीज का संकेत दे रहे हैं कि पार्टी के अंदर जो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है, और शायद भारत जोड़ो यात्रा पे निकल रही है तो वहां पे भी रिस्पॉन्स अलग निकल रहा है, तो शायद थोड़ा वक्त लग रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पर और जानकारी देने का, थोड़ी और रोशनी डालने का, और हमें समझाने का कि कांग्रेस पार्टी में इस तरह की जो चीजें होती हैं, जैसे राशिद जी कह रहे थे कि थोड़ा समय लगता है, तो रिड्रेसल सिस्टम जो है कांग्रेस का, संज्ञान लेने की जो क्षमता है और लोगों को ये विश्वास दिलाने की क्षमता कि आप कांग्रेस के अंदर ही अपनी मुश्किलों को उन्हें सुलझाया जा सकता है, उनको ठीक किया जा सकता है, ये शायद कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। इसी वजह से कई सारे कांग्रेस के नेता, ऐसा भी लग रहा है कि बाहर का रास्ता देख चुके हैं या देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको जामिया यूनिवर्सिटी लिए चलेंगे, जहां पर बीबीसी की ही डॉक्यूमेंट्री को लेकर एक नया बवाल खड़ा हो गया है। वो खबर छोटे से ब्रेक के बाद। दिल्ली की जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आज शाम को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो नरेंद्र मोदी पर बनी है उसको दिखाने के ऐलान के साथ जबरदस्त बवाल शुरू हो गया। इसके बाद जामिया में आरएएफ की तैनाती कर दी गई है और यूनिवर्सिटी के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 3 छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। छात्रों को अंदर नहीं जाने देने के आरोप इस वक्त लगाया जा रहा है। जामिया के सभी जो गेट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि जामिया मिलिया इस्लामिया में जेएनयू के बाद और जो देश की बाकी यूनिवर्सिटीज हैं, कई सारी यूनिवर्सिटी यानी केरला में, हैदराबाद में यूनिवर्सिटीज जो हैं, उन्होंने द मोदी क्वेश्चन को स्क्रीनिंग की थी। और कल हमने देखा था कि किस तरीके से जेएनयू में इसको लेकर विवाद भी हुआ, पत्थरबाजी भी हुई। कुछ लोगों ने के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने जो वहां पर छात्र बैठे हुए थे, देख रहे थे, इसके उन्होंने पत्थरबाजी की, उनके ऊपर हमला किया। उसको देखते हुए आज जामिया में भी इसको 6 बजे स्क्रीनिंग करने का फैसला लिया गया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अब यहां पर पुलिस की तैनाती हुई है, सख्ती बरती जा रही है, उससे छात्र जो है वो खासे नाराज हैं। तो आज शाम 6 बजे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में तय किया गया था कि वहां के लॉन्स में ये जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, वो दिखाई जाएगी। उसको लेकर यूनिवर्सिटी काफी सख्त रवैया अपनाते हुए चीफ प्रॉक्टर ने यह बयान भी दिया कि इस तरीके की कोई भी कार्रवाई है उसकी कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। 3 छात्रों को वहां पे अरेस्ट भी किया गया और यह भी आरोप लगाया जा रहा है अब किसी भी छात्र को अंदर यूनिवर्सिटी के ना तो आने दिया जा रहा है और जो अंदर है उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। तो उसको लेकर खासा तनाव है। आरएएफ की टुकड़ियों को भी जामिया मिलिया इस्लामिया में और उसके आसपास के इलाकों में तैनात कर दिया गया है। सौरभ मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। सौरभ से बातचीत करते हैं, समझते हैं क्या स्थिति है वहां पर। सौरभ,
यूनिवर्सिटी कल जो सवाल पूछा था जेएनयू के छात्रों ने कि किस आधार पर इसकी स्क्रीनिंग की रोक लगा रही है, और अभी वहां पर हालात क्या है? देखिए, इस वक्त हालात ये हैं कि अभी बस 10 मिनट पहले अंकित 10 से 12 छात्र हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया है। ये एसएफआई के छात्र थे, कुकिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। अगर आपको बताएं कि सुबह एसएफआई के इंस्टाग्राम हैंडल से यहाँ पर सर्कुलेट किया गया कि वो 6 बजे जामिया के हॉल में गेट नंबर 8 से एंट्री करके एक हॉल है, वहां पर वो स्क्रीनिंग करेंगे इस डॉक्यूमेंट्री की। तो उसके बाद जब उन्होंने ये ऐलान किया स्क्रीनिंग करने की डॉक्यूमेंट्री की, तो जामिया यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस भी आया कि अगर आप लॉन पे या गेट पर इकट्ठे हुए तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद अंकित कुल 3 से 4 छात्र हैं, उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री दिखाने का कॉल दिया था। उसके बाद यहाँ पर बहुत भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, आरएएफ की टीमें तैनात की गई, सीआरपीएफ की टीमें तैनात की गई, दिल्ली पुलिस तो थी ही, ड्रोन से भी निगरानी करी जाने लगी। पूरे यूनिवर्सिटी के जितने भी गेट थे उनको सील कर दिया गया, जो क्लासेस थी उनको सस्पेंड कर दिया गया। और जब 3 से ये जो छात्र जिनको डिटेन किया था पुलिस ने, उन छात्रों के डिटेंशन के खिलाफ एसएफआई ने यहाँ पर एक प्रोटेस्ट कॉल किया 4 बजे। तो यहाँ पर एसएफआई की कुछ 10 से 15 छात्र पहुंचे थे, नारेबाजी करते हुए। दिल्ली पुलिस पहले से ही तैयार थी, उन्होंने तैयारी कर रखी थी, और 10 से 12 जो छात्र हैं उन्हें तुरंत हिरासत में लेकर के यहाँ से हटा दिया गया। कुछ 4 से 5 मिनट का वक्त लगा अंकित उनको हटाने में। उन्हें इकट्ठा किया गया और जो पुलिस की बस थी उनको उसमें डाल करके यहाँ से ले जाया गया है। और साफ तौर पर जो स्क्रीनिंग होनी थी, जो उसका कॉल किया गया था 6 बजे, वो स्क्रीनिंग नहीं होगी। और 10 से 12 जो छात्र हैं उन्हें तुरंत हिरासत में लेकर के यहाँ से हटा दिया गया। कुछ 4 से 5 मिनट का वक्त लगा अंकित उनको हटाने में। उन्हें इकट्ठा किया गया और जो पुलिस की बस थी उनको उसमें डाल करके यहाँ से ले जाया गया है। और साफ तौर पर जो स्क्रीनिंग होनी थी, जो उसका कॉल किया गया था 6 बजे, वो स्क्रीनिंग नहीं होगी, और इसलिए नहीं होगी क्योंकि नहीं होने दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है अंकित की जो प्रशासन है उसका कहना है कि जब जामिया में यहाँ पर आपको याद हो नागरिकता कानून के खिलाफ यहाँ प्रोटेस्ट हुआ था, बिल्कुल, तो उस प्रोटेस्ट के बाद से ही यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई थी। तो पुलिस का कहना है कभी यहाँ से धारा 144 हटाई नहीं गई, तो धारा 144 लागू थी, किसी प्रकार के कोई प्रदर्शन करने की कोई इजाजत नहीं थी। तो फिलहाल यहाँ आप देख सकते हैं, तस्वीर दिखाते हैं, यहाँ पर भारी पुलिस बंदोबस्त है। जामिया के सारे गेट दरवाजे बंद हैं, ना कोई अंदर जा सकता है ना कोई बाहर आ सकता है। लगभग 12 से 13 स्टूडेंट्स हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया, जो यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे थे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेएनयू के बाद जामिया में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री को लेकर हंगामा, और इसी खबर पर नजर रखेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ भी वहां पर होता है तो उसकी जानकारी आपके लिए लेकर आए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए एनडीटीवी के साथ। भारतीय सेना ने इस खबर को गलत बताया है कि भारत के पूर्वी लद्दाख में अपनी जमीन का कोई भी हिस्सा भारत ने खोया है। सेना का कहना है, और ये जो विवादित है, जो एक एमएचए की रिपोर्ट के हवाले से एक खबर छपी थी कि 26 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर भारत की पेट्रोलिंग अब रुक गई है। सेना ने इस पर कहा है कि विवादित इलाकों में भारत की कोई भी जमीन नहीं खोई है। कुछ इलाकों पर जरूर चीनी पक्ष की तरफ से गश्त में रोक लगाई गई है। ऐसे इलाकों में हमारी तकनीकी उपस्थिति उतनी ही है जितनी चीन की है। यह भी कहा जा रहा है कि ये जो विवाद है इस वजह से शुरू हुआ कि लद्दाख के एसपी जो हैं उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट बनाई थी। ये पुलिस के जो वहां के एसपी हैं, पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी जिसमें कहा था कि पूर्वी लद्दाख में भारत के कई पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग जो है वहां पर पेट्रोलिंग कम हो गई है। बीते हफ्ते में देश के आला पुलिस अधिकारियों की बैठक में इस रिपोर्ट को देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो शामिल थे, उसमें वहां पर जो बाकी रिपोर्ट्स थी उसके साथ इस रिपोर्ट को रखा गया था। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि फिलहाल जो लद्दाख में जो इलाका है, जो चुमर तक का इलाका है, वहां पर 65 गश्ती पॉइंट्स हैं। यहां पर एजेंसीज लगातार गश्त करती रही हैं, लेकिन इसमें से 26 पॉइंट ऐसे हैं जो अब वहां पर हमारी उपस्थिति नहीं है, और यहां या तो सुरक्षा एजेंसीज की गश्त सीमित है या नहीं हो पा रही है। बाद में
जो चीन जो है वो दबाव इस इलाके में लगातार बना रहा है। चीनी सैनिक जो हैं इस इलाके में मौजूद हैं, घुसपैठ करते रहते हैं। इसमें एक बफर जोन जो है वो बन सकता है, जो कि आखिरकार भारत के लिहाज से अपने इलाके को खोने जैसा है। यह काफी गंभीर रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक ने रखी थी। चार साल के लंबे इंतजार के बाद शाहरुख खान की फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर उसने आज धमाकेदार रूप से दस्तक दी है। 2023 की सबसे बड़ी फिल्म पठान आज थिएटर्स में रिलीज हुई और पहला जो दिन था वो भारी देखें तो कहीं तनाव इस फिल्म को देख के रहा, और दूसरी तरफ दर्शकों को, शाहरुख खान के फैंस को अति उत्साह भी कई जगह पर देखने को मिला। सिनेमाघरों के बाहर सुबह से ही फैंस की भारी भीड़ थी। शाहरुख खान के फैंस आज सुबह सुबह पठान दिन के रूप में, पठान डे के रूप में आज का दिन मना रहे हैं। किंग ऑफ रोमांस कहलाने वाले शाहरुख खान पठान में एक एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। फिल्म में दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म पठान ने अब तक देश भर में 5000 से ज्यादा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है और कहा जा रहा है कि एडवांस बुकिंग के इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 50 करोड़ से ऊपर की वीकेंड बुकिंग पठान के पास आ चुकी है।